हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है मानव प्रजनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। इस टाइप के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को इग्नोर नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं कम समय में ज़्यादा चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूँ और आपका टाइम का ध्यान रखते हुए मैं हर एक चीज़ को फटाफट कवर करने का कोशिश करता हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो यह है कि एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में कुल उत्पन्न अंडों की संख्या होती है, यानी उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। यानी एक महिला यानी पूरा स्वस्थ महिला है, उसका जीवन में कोई बीमारी से पीड़ित नहीं है, वो पूरा जीवन में कितना अंडा उत्पन्न करेगा, कुल अंडा की संख्या कितना होगा उसका पूरा जीवन में, यानी पूरा लाइफ पीरियड में, फुल लाइफ पीरियड में उसका कितना अंडा उत्पन्न करेगा, वो आपको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 400 का, दूसरा ऑप्शन आपको पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 4000, दूसरा ऑप्शन आपको 400 का दिया जा रहा है, तीसरा ऑप्शन आपको 40 और चौथा ऑप्शन 365 का दिया जा रहा है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 400। यानी महिला, एक स्वस्थ महिला अपने जीवन काल में, पूरा जीवन काल में कितना अंडा उत्पन्न करती है? 400 अंडा उत्पन्न करती है। और हर महीना एक महिला का अंडा से एक अंडा को जारी करता है, जो अंडा से नलिका से गुजरते हुए गर्भाशय में जाता है और वहाँ पुरुष के शुक्राणु से संलयन करके, मतलब एक तरह से मिल करके गर्भधारण कर लेता है, गर्भधारण का रूप कर लेता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है एकल स्तरीय ब्लास्टुला द्विस्तरीय बनते हैं, या फिर आर्केंट्रॉन का निर्माण होता है, या फिर कोशिकीय गतियां होती है, या फिर यूग्मनस लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में, वो आपको बताना है। देखिए, 4 ऑप्शन आपको जो मिल रहा है यहाँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कोशिकीय गति होती है। गैस्ट्रुलेशन में क्या होती है? गैस्ट्रुलेशन जो प्रक्रिया है, विधि है, प्रोसेस है, उसमें क्या होता है? कोशिकीय गतियाँ होती है, यानी कोशिका में गति होता है। और इसमें एम्फीऑक्सस में जो होता है, इसमें एम्फीऑक्सस में ब्लास्टुला की भित्ति केवल एक स्तरीय होती है, केवल एक कोशिकीय स्तर की बनी होती है, और इसी की वजह से गैस्ट्रुलेशन की जो विधि होती है वो आसान हो जाता है। देखिए, फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि इसमें एम्फीऑक्सस में ब्लास्टुला के भित्ति केवल एक कोशिका स्तर की बनी होती है, केवल एक कोशिकीय स्तर की बनी होती है, जिसके कारण गैस्ट्रुलन यानी गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस है, इसका जो क्रिया है और आसान हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है किसमें होती है? अंडाशय में होती है, गर्भाशय में होती है, या फिर फैलोपियन नलिका में होती है, या फिर योनि में होती है। देखिए, स्तनधारियों में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है, वो आपको बताना है। आपको यहाँ टाइम दिया जा रहा है 2-4 सेकंड का। आप चूज कीजिए कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। 3 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फैलोपियन नलिका यानी गर्भाशय नली। यानी स्तनधारी में जो होता है निषेचन की जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में होती है। और फैलोपियन नलिका की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ कि 10 सेंटीमीटर होती है फैलोपियन नलिका की लंबाई। कितना होती है? 10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई 0.5 सेंटीमीटर यानी आधा मीटर होती है, 0.5 सेंटीमीटर होती है। और यह गर्भाशय के ऊपरी भाग से दोनों ओर से निकलती है, यानी गर्भाशय का जो ऊपरी भाग होता है वो दोनों साइड से निकलती है। क्या निकलती है? फैलोपियन नलिका। स्तनधारियों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है किसमें? फैलोपियन नलिका में होती है। इस तरह से मेरा तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एस्ट्रोली की कोशिकाओं का नियमन कौन सी पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। यानी सर्टोली जो कोशिकाओं का जो नियमन होता है उसमें पिट्यूटरी जो हार्मोन होता है तो वो क्या होता है? देखिए, आपको पहला ऑप्शन दिया जा रहा है FSH, दूसरा है GH, तीसरा है प्रोलैक्टिन और चौथा है LH। यहाँ आपका करेक्ट आंसर चूज करना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए यानी FHH। यानी सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? तो वो FSH हार्मोन से होता है। कौन सा हार्मोन से? FSH हार्मोन से। और FSH का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी FOLLICLE फॉलिकल स्टिमुलेटिंग STIMULATING स्टिमुलेटिंग हार्मोन HORMON हार्मोन। ठीक, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। यानी सर्टोली कोशिका का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? FSH। इसका फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आपको कह रहा
कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, यानी कोशिकीय अवस्था जो होगा उसमें भ्रूण को आप क्या कहेंगे, क्या कहलाता है उसको, वो एक स्टेट होता है जो उसमें भ्रूण का अलग नाम है, वो आपको बताना है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है, गैस्टुला, दूसरा है मोरूला, तीसरा है बलाटोमियर, चौथा है ब्लास्टुला। लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। 5 नंबर क्वेश्चन आपको सिंपल सा क्वेश्चन है कि भ्रूण क्या कहलाता है किस अवस्था में, कोशिकीय अवस्था में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी मोरूला। यानी भ्रूण जो अवस्था होता है यानी कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को क्या कहेंगे, मोरूला कहेंगे। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को क्या कहेंगे, मोरूला कहेंगे। इस तरह से करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। यानी देखिए मोरूला जो होता है भ्रूण का एक शुरुआती चरण होता है। मोरूला जो ये मोरूला पर है ना, मोरूला एक भ्रूण का मतलब शुरुआती चरण होता है जिसमें कोशिकीय ठोस मतलब कोशिकीय ठोस गेंद के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें कोशिका जो होता है वो ठोस गेंद के रूप में पाए जाते हैं। और ये भ्रूण का पहला चरण होता है, शुरुआती चरण होता है मोरूला। एक कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सशक्त मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंटल स्तनियों में अंडे का निषेचन होता है। सशक्त मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंटल स्तनियों में अंडे का निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, किस में होता है वो आपको बताना है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलता है। पहला है अंडाशय में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है, या फिर सर्विक्स में होता है, या फिर गर्भाशय में होता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर चूज करना। छठा नंबर आपको क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि निषेचन किस में होता है, मनुष्य, सशक्त और इसमें जो होता है प्लेसेंटल में जो स्तन जो होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, उसमें अंडे का निषेचन कहाँ होता है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फैलोपियन नलिका, यानी अंडे का जो निषेचन होता है वो फैलोपियन नलिका में होता है। सशक्त मनुष्य और प्लेसेंटल स्तन जो होते हैं, स्तनधारी जीव, उसमें फैलोपियन नलिका में क्या होता है, अंडे का निषेचन होता है। यानी फैलोपियन नलिका की जो लंबाई बताए 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसका कितना 0.5 सेंटीमीटर, और ये गर्भाशय के दोनों भाग मतलब गर्भाशय के ऊपरी भाग से दोनों ओर मतलब निकलती है, ऊपरी भाग के दोनों ओर से निकलती है, ऊपरी भाग के दोनों ओर से निकलती है। कौन सा नलिका, फैलोपियन नलिका। इस तरह से छठा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सर्टोली कोशिकाएं सहायक होती है, सर्टोली कोशिकाएं सहायक होती है एंजाइम उत्पादन में, अंड निर्माण में, शुक्राणुओं के परिपक्वन में, या फिर अंडाणुओं के परिपक्वन में। यानी ये जो कोशिका होता है ये किसमें हेल्पफुल होता है, किसमें मददगार होता है, वो आपको यहाँ पूछा जा रहा है। देखिए ये जो मददगार होता है वो होता है इसमें शुक्राणु के परिपक्वन में। ये शुक्राणु का जो परिपक्वन होता है उसमें मदद करता है कौन, सर्टोली कोशिका है, इसमें सहायक होता है, शुक्राणु के परिपक्वन में मदद करता है। इस तरह से 7वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। अंडाणु जो भेद करता है उसमें भेदता है तो उसमें पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन आप उसको क्या नाम देंगे, क्या कहेंगे, ये एक नाम है उसका, आपको चूज करके निकालना है। देखिए आपको पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कैपेसिटेशन, दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है आपका शुक्राणु जनन, तीसरा ऑप्शन आपका शुक्राणु दिया जा रहा है, और चौथा ऑप्शन शुक्राणु कोशिका का दिया जा रहा है। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है, यानी अंडाणु नहीं भेदा उसको लेकिन शुक्राणु परिपक्व है, लेकिन उसको क्या कहेंगे आप। देखिए उसको जो कहा जाता है उसको ये कहा जाता है कैपेसिटेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैपेसिटेशन कहा जाता है, कैपेसिटेशन कहा जाता है उसको। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाएगा, कैपेसिटेशन कहलाएगा, कैपेसिटेशन। इस तरह से 8वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। ये 9वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है, यानी फैलोपियन नलिका जो होता है उसका निकटस्थ भाग, इसका जो ये एक नलिका है, एक तरह से बहुत बड़ा नलिका है, इसका छोटा छोटा पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। ये आपको पूछ रहा है कि फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग यानी अंडाशय के बगल में कौन सा भाग होता है फैलोपियन नलिका का, वो आपको बताना है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलता है। पहला आपका दिया जा रहा है सकान पथ, दूसरा है वायु कोष्ठिका, तीसरा है गर्भाशय ग्रीवा, और चौथा है तुम्बिका का। लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूज करना है आपको। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9 नंबर का, वो होगा आपका वायु कोष्ठिका। इसका जो ये फैलोपियन नलिका का जो अंडाशय से निकटस्थ भाग जो होता है वो होता है वायु कोष्ठिका होता है। क्या होता है, वायु कोष्ठिका होता है। इस तरह से 8वां क्वेश्चन कवर हो गया, 9वां भी क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 4 कूट होते हैं, दूसरा ऑप्शन आपको 16 कूट, तीसरा क्वेश्चन आपको 32 कूट, और चौथा 64 कूट। लेकिन आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं वो आपको बताना है। देखिए आनुवांशिक कूट में जो होते हैं वो टोटल 64 कूट होते हैं। कितने, टोटल 64 कूट होते हैं। आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, 64 कूट होते हैं। इसी तरह 10वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द्विगुणित संरचना है
है, अंड है, युग्मनज है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर द्वितीयक केंद्र है। द्विगुण संरचना क्या है वो आपको बताना है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है, अंड, युग्मजन, ए और बी, और लास्ट है द्वितीयक केंद्रक। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सबसे लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी द्वितीयक केंद्रक होता है। द्विगुणित संरचना कौन सा होता है? द्वितीयक केंद्रक को क्या कहते हैं? द्विगुणित संरचना कहते हैं, यानी 2 गुण उसमें पाए जाते हैं सेकेंडरी केंद्रक में, यानी द्वितीयक केंद्रक में। इस तरह से 11वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जिबरेलिन है, जिबरेलिन क्या है? हार्मोन है, तनाव में वृद्धि मंदक है, या फिर वृद्धि एंजाइम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपका दिया जा रहा है, हार्मोन, तनाव में वृद्धि मंदक, वृद्धि एंजाइम, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी जिबरेलिन के बारे में आपको पूछा रहा है। जिबरेलिन जो होता है वो होता है वृद्धि एंजाइम होता है। क्या होता है? वृद्धि एंजाइम होता है। जिबरेलिन क्या होता है? वृद्धि एंजाइम होता है। इसी तरह इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके संलयन करके क्या करता है? भ्रूणपोष का निर्माण करता है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है अनिषेचित अंड, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है सहायक कोशिका, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है एंटीपोल्डल्स, और चौथा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है द्वितीयक केंद्रक। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका द्वितीयक केंद्रक। यानी द्वितीयक केंद्रक क्या करता है? नर युग्मक से संयोजन करके क्या करता है? भ्रूणपोष का निर्माण करता है। कौन? द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इसी तरह से 13वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन कह रहा है कि मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? पहला आपको ऑप्शन दिया जा रहा है रोपण, गर्भधारण, या फिर अंडोत्सर्ग, या फिर प्रसव। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग को एक तरह से याद रखने का, बहुत अच्छा तरह से याद रखिए इसको नोट बनाते हुए जाइए आप लोग। ये क्वेश्चन ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो आप सॉल्व किए आपको सटीक आंसर लगा दिए, इसको आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन कह रहा है कि मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है। यानी जो प्रोसेस होता है निकलने का प्रोसेस, उसका भी एक नाम है, लेकिन आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि उसका वो प्रोसेस का क्या नाम है। अंडाशय से अंडे निकलने का जो कहलाता है, क्या कहलाता है। 14वां क्वेश्चन आपको जो कह रहा यही कह रहा, ठीक है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अंडोत्सर्ग, यानी अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग। मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाएगा? अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग कहलाएगा। इसी तरह 14वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन आपको करा है कि लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? यकृत में पाई जाती है, ऑप्शन आपका पहला है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है वृषणों में, तीसरा ऑप्शन आपका दिया जा रहा है वृक्क यानी किडनी में, चौथा ऑप्शन आपको दिया रहा है आंत में। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको चूज करना है कि लैंडिंग कोशिका जो होती है, लैंडिंग नाम की जो कोशिका होती है वो किस में पाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन तो दिया जा रहा है, यकृत, वृषण, विक्र और आंत। लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूज करना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अगर आप अपने से आंसर चूज कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और एग्जाम में अच्छा तरह से पूरा तरह से नंबर ला पाइएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस जिसका ज़्यादा अच्छा रहता है वही अच्छा तरह से मार्क्स ला पाता है। जिसका कॉन्फिडेंस बिगड़ा वो वहीं से मतलब एक तरह से वहीं से उसका बेस मतलब मजबूत होना, मतलब एक तरह से स्तंभ की जैसे गिरना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आप लोग बेस को मजबूत बनाइए, अपना एक तरह से आत्मविश्वास को मजबूत बनाइए। यहाँ बताइए कि लैंडिंग कोशिका पाई जाती है, वो जो पाई जाती है वो वृषणों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। लैंडिंग कोशिका जो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? वृषण में पाई जाती है। इस तरह से 15वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मानव में निषेचन होता है। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग को इग्नोर नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन को नोट करने की कोशिश करना है, जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जो न्यूमेरिकल आप सोल्व करके आप सटीक से आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ आपको कह रहा है कि मानव में निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। ये 4 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, गर्भाशय का ऑप्शन, योनि और अंडाशय और फैलोपियन नलिका का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। यानी मानव में जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है। जी देखिए, मानव में जो निषेचन होता है वो मैं बताया हूँ कि फैलोपियन नलिका में होता है। फैलोपियन नलिका में होता है, जिसकी लंबाई आपको पता है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको पता है 0.5 सेंटीमीटर। कहाँ होती है मानव में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में होती है। और फैलोपियन नलिका कहाँ होता है? गर्भाशय के ऊपरी भाग से दोनों ओर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गर्भाशय
गर्भाशय के ऊपरी भाग से दोनों ओर से निकलती है, इधर से भी वो निकलती है, ठीक है। ये फैलोपियन नलिका निकलती है। और मानव में निषेचन की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, मानव यानी फैलोपियन नलिका में होता है। इसी तरह 16वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको क्या करा कि किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है, यानी अंडोत्सर्ग इस पर भी कंट्रोल किया जाता है, लेकिन वो इस पर जो कंट्रोल करता है वो हार्मोन का नाम बताए। इस पर अंडोत्सर्ग पर कंट्रोल करता है एक हार्मोन, और वो हार्मोन का नाम को पूछ रहा है आपको कि कौन सा हार्मोन है जो अंडोत्सर्ग पर कंट्रोल करता है, यानी किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है आपको TSH, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ACTH, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ADH, और लास्ट ऑप्शन आपका FSH एंड LH आएंगे। लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूज करना है आपको 17वां क्वेश्चन का। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका FSH एंड LH आएंगे, यानी अंडोत्सर्ग जो नियंत्रण होता है, कंट्रोल किया जाता है हार्मोन, यानी FSH और LH ये दोनों मिलकर के, FSH और LH आएंगे, दोनों मिलकर के, ये दोनों हार्मोन है, ये दोनों मिलकर के किसका कंट्रोल करेगा, किस पर करेगा, अंडोत्सर्ग का कंट्रोल होता है। इसमें किसके द्वारा कंट्रोल होता है, FSH एंड LH के द्वारा किसमें कंट्रोल होता है, अंडोत्सर्ग में कंट्रोल होता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन आपको कहा कि सर्टोरी कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, यकृत में, वृषण में, अंडाशय में, अग्न्याशय ग्रंथि में। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी वृषणों में पाई जाती है सर्टोरी कोशिकाएं, किसमें, वृषण में पाई जाती है। इसी तरह आगे आपको क्वेश्चन कर रहा है कि मानव मादा में गर्भकाल होता है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 30 दिन, दूसरा ऑप्शन आपका 90 दिन है, तीसरा ऑप्शन आपका 9 महीना है, चौथा ऑप्शन आपका 7 महीना है। लेकिन मानव मादा में जो गर्भकाल होता है वो 9 महीने का होता है। कितना महीने का, टोटल 9 मंथ का होता है। कितने महीने का, 9 महीने का होता है। 19वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन आपको यही करा है कि कोरक की गुहा कहलाती है। ये जो कोरक की गुहा होती है उसका भी अलग नाम है, वो आपको चूज करना निकालना है। आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ब्लास्टोसिल, दूसरा आपका ऑप्शन है सीलोम, और चौथा आपको ऑप्शन तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है आर्केंट्रोन, और चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है आपको होमिसिल का। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करके निकालना। 20वां क्वेश्चन आपको क्या करा, क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन कोरक की गुहा कहलाती है, यानी कोरक की गुहा का एक नाम है, वो आपको चूज करके निकालना। 20वां क्वेश्चन आपको यही करा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी सीलोम, यानी कोरक की गुहा किसको कहते हैं, सीलोम को कहते हैं। कोरक की गुहा किसको कहते हैं, सीलोम को कहते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, या फिर नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है लीवर में होती है, ऑप्शन ए, और ऑप्शन दूसरा आपको दिया जा रहा है अंडकोश में होती है, ऑप्शन तीसरा किडनी में होती है, ऑप्शन चौथा फेफड़ा में होती है। 21वां क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी अंडकोश से होती है। कहाँ से होती है, अंडकोश से। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, अंडकोश से होती है। इसी तरह है कि 22वां जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि नर जनन कोशिका पर शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, किसके द्वारा उत्पन्न करती है ये कोशिका शुक्राणु, जो नर जनन जो उत्पन्न करता है किसके द्वारा उत्पन्न करता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है शुक्राणु जनन द्वारा, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा रहा है स्पर्मेटिस्ट द्वारा, और चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है आपको स्पर्मिएशन द्वारा, और तीसरा ऑप्शन आपका है स्पर्मिएशन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी शुक्राणु जनन द्वारा क्या होता है कि नर जनन में शुक्राणु उत्पन्न होता है। शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु उत्पन्न होता है किसमें, नर जनन में। इस तरह से 22वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन आपको करा कि एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है। एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है, शरीर को उद्दीपित करता है, सिर को करता है, या फिर पुच्छ को करता है, या फिर शुक्राणु जनन को करता है। किसको उद्दीपित करता है, एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है, यही आपको बताना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी शुक्राणु जनन को क्या करता है, उद्दीपित करता है। एक तरह से उसको उद्दीपन की क्रिया करता है, यानी उद्दीपन लाता है उसमें, ठीक है। एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, राइट, शुक्राणु जनन को उद्दीपित करता है। 23वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। परिपक्व मादा युग्मक बनता है जो, ये भी एक प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस का नाम है एक, वो नाम आपको पूछ रहा है। पहला आपको ऑप्शन दिया जा रहा है शुक्राणु जनन, दूसरा आपको दिया जा रहा है एक्रोसोम, तीसरा आपको दिया जा रहा है वीर्य, और चौथा आपको दिया जा रहा है अंडजनन। लेकिन इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। 24 नंबर का आपका यही ऑप्शन पूछ रहा है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अंडजनन,
अंडजनन कहता है, यानी परिपक्व मादा युग्मक के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंडजनन कहते हैं। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की क्रिया को, प्रोसेस को क्या कहेंगे, अंडजनन कहेंगे। 24वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि यौन आरंभ के समय प्रथम आवर्तक चक्र कहलाता है। यौन आरंभ के समय प्रथम आवर्तक चक्र क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन हमको दिया जा रहा है अंडाणु कहलाता है, शुक्राणु कहलाता है, रजोदर्शन या फिर आर्तव कहलाता है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, इस करेक्ट यानी आर्तव कहलाता है। यानी यौन आरंभ के समय प्रथम आर्तव का चक्र क्या कहलाता है, आर्तव कहलाता है। 25वां क्वेश्चन कवर हो गया। तो टोटल आज हम लोग कितना क्वेश्चन कवर किए? ऑब्जेक्टिव 25 क्वेश्चन कवर किए। इस तरह से हम आगे भी वीडियो जो आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही आएगा, ठीक है। आज टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए? 25 क्वेश्चन किए कवर। इसमें से सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। इसमें से कुछ ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, लेकिन सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन क्वेश्चन आपको पूछा जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसमें से हम चैप्टर 3 यानी मानव प्रजनन पर टोटल कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया? आज 25 क्वेश्चन कवर करिए, इसलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबको नोट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आज अगला वीडियो जो आएगा उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराएंगे, बायोलॉजी का चैप्टर 3 का। आज बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।